अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम हमारी 8वीं की किताब मराठी की, जिसका 11वां पाठ हम पढ़ने वाले हैं आज, प्राणी आणि आपण। बच्चों, इस पाठ में हम लोगों को ललित गौरी डांगे, ये जो प्रसिद्ध लेखिका हैं, इन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करना चाहिए और हमारे माहौल में, पर्यावरण का मतलब होता है माहौल, और हमारे माहौल में जो पशु पक्षी है, जंगली प्राणी है, जंगली जानवर है, इन तमाम चीज़ों की सुरक्षा कैसे की जाती है, इस बात का संदेश दिया है। और ये जो पाठ है बच्चों, रोहन और उसके पिताजी, उसके वडील, इनके दोनों के संवाद के माध्यम से, मुकालमों के माध्यम से इसके हमको समझाया गया है। ये एक किस्म का ये नाटक है बच्चों, इसको हमको पढ़ना है। हम आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, शुरू करेंगे हम सबक हमारा प्राणी आणि आपण। स्टार्ट करते हैं। शेपटीवाल्या प्राण्यांची भरली होती सभा, हे गाणे रेडिओवर लागलेले असते। गाणे ऐकत असताना मुलगा व वडील यांच्यात संवाद सुरू होता। शेपटीवाल्या प्राण्यांची भरली होती सभा, दुम वाले जानवरों की भरी हुई थी मीटिंग। सभा का मतलब होता है बच्चों मीटिंग, बैठक, मराठी मध्ये जे म्हणतात बैठक। तो दुम वाले जानवरों की मीटिंग भरी है। हे गाणे, ये गीत, ये गाना रेडिओवर लागलेले असते, रेडिओ पर लगा था, चल रहा था। गाणे ऐकत असताना घरी मुलगा व वडील यांच्यात संवाद सुरू झाला। ये गाना रेडियो पर चल रहा था और गाना सुनते सुनते मुलगा वो वडील, लड़का और उसके पिताजी, अब्बा, इन दोनों के बीच में संवाद शुरू हो गया, यानी कि बातचीत, बोलणे, संवाद शुरू हो गया। तो जो मुलगा होता त्याचे नाव रोहन होते। रोहन आपल्या बाबाला म्हणत होता आणि बाबा आणि रोहन या दोघांमध्ये संवाद सुरू झाला। रोहन म्हणतो, लहानपणापासून मी हे गाणे ऐकतोय, पण एकदा सुद्धा मला कुठेही अशी मात्र प्राण्यांची सभा दिसलीच नाही हो बाबा। बाबा म्हणतात, अरे सगळे प्राणी एकत्र कुठले दिसायला आता, अधूनमधून कुठे कुठे दिसले तरी पुष्कळ झाले। असे का म्हणता हो बाबा, ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसे का म्हणता हो बाबा। रोहन कहता है, देखो, रोहन क्या पूछता है कि रोहन कहता है कि लहानपणापासून मी हे गाणे ऐकतोय, मैं बचपन से ये गाना सुन रहा हूँ बाबा, पण एकदा सुद्धा मला कुठेही अशी एकत्र प्राण्यांची सभा दिसलीच नहीं। एक बार भी मुझे ऐसे जानवरों की कोई मीटिंग होते हुए दिखाई ही नहीं दी। तो बाबा काय म्हणतात, अरे सगळे प्राणी एकत्र कुठले दिसायला आता, क्या अब सब जानवर एक साथ, एकत्र का मतलब होता है एक साथ, क्या कहीं दिखाई देते हैं। अधून मधून कुठे कुठे दिसले तरी पुष्कळ झाले। अब बीच बीच में, अधून मधून, कभी कभार अगर कोई दिख भी गए का जानवर तो बहुत हुआ हमारे लिए, वो काफी है, पूरे से आहे। पुष्कळ झाले मतलब पूरे से है हमारे लिए, कि हमको कभी कभी जानवर दिख तो जाते हैं। ऐसे क्या म्हणता हो बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हो बाबा। अब क्या करता है रोहन, असे का म्हणतात, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो बाबा। तो बाबा म्हणतात की अरे रोहन, दिवसेदिवस प्राणी पक्ष्यांची संख्या कमी कमी होत चालली आहे। दिवसोदिवस, दिन ब दिन, दिवसोदिवस मतलब दिन ब दिन, प्राणी पक्ष्यांची संख्या कमी कमी होत चालली आहे। दिन ब दिन हम देखेंगे कि जानवर और परिंदों की जो संख्या है, जो तादाद है, वो कम से कम होती जा रही है। आता पूर्वीसारखे मोर खूप दिसत नाहीत। अब देखो, पहले हमको मोर बहुत दिखा करते थे, तो अब मोर पहले जैसे थोड़े ही ना दिखते हैं। अगदी कावळे, चिमण्या सुद्धा खूप प्रमाणात दिसत नाहीत। मोर को छोड़ो, कौवे, चिमण्या, चिड़ियाएं, ये भी तो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर दिखती ही नहीं है। या उलट जंगलात राहणाऱ्या वाघ कधीतरी माणसाच्या वस्तीत येतोय। इसके उलट ये हो जाता है कि जंगल में रहने वाला वाघ, वाघ का मतलब होता है शेर, तो जंगल में रहने वाला जो शेर है वो कभी कभी इंसान की बस्ती पर आ जाता है। जहाँ इंसानी बस्ती होती है वहां पर चला आता है। हो खरंच। तो रोहन म्हणतो, हाँ हाँ सचमुच,
कसली घबराट झाली होती ना सगळ्यांची. कशी घबराट छोटी थी ना सबकी. पण बाबा, लेकिन बाबा, असे का होते हो? ऐसा क्यों होता है? अरे, तो बाबा काय म्हणतात? अरे, आपण माणसांनी त्यांच्या घरावर कब्जा केलाय ना. हम जो इंसान है, इन लोगों के, ये जानवरों के घरों पे कब्जा कर दिया है. कब्जा करने म्हणजे ताबियात घेणे, यानी कि कब्जा कर लेना, उन पर अपना हक जमा लेना. तो इसलिए अब हम जंगल में अपना घर बना ले रहे हैं. हम जंगल तक पहुंच गए, गांव खलियान, उनके खेल खलियान में, जंगलों में हम अपना, वहां तक हमारी बस्ती लेकर चले गए. तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? तो बाबा का कहने का मतलब यही था कि उनके घरों पर अब किसका कब्जा हो गया है? माणसांच्या, इंसानों का कब्जा हो गया है, ऐसा वो कह रहे हैं. तो रोहन म्हणतो म्हणजे काय? लेकिन क्या? अरे, त्यांचे घर म्हणजे जंगल, अरण्य. आपण जंगले नष्ट केली, झाडे तोडली, टेकड्या सपाट केल्या आणि आपली घरे बांधली, कारखाने उभारले. मग हे प्राणी राहणार कुठे? ते आले आपल्या वस्तीत. बाबा जो है रोहन को बहुत ही समझाकर अच्छे तरीके से बता रहे हैं. रोहन को समझा नहीं कि प्राण्यांचे घर म्हणजे काय. तो क्या बता रहे हैं कि प्राणियों का घर यानी क्या, कि त्यांचे घर म्हणजे अरण्य, जंगल. जो जंगल है वही उनका घर है. आपण जंगल नष्ट करतो, आपण जंगल उनका खत्म कर देते हैं. हाँ, झाड़े तोड़ली, झाड़ तोड़ देते हैं, टेकड्या सपाट केल्या, उनके जो टीले वगैरह है हम उसको सपाट करके रास्ता निकाल देते हैं तोड़कर, आणि आपली घरे बांधली, और अपने अपने घर बांध लेते हैं. कारखाने उभारले, कारखाना बना देते हैं, सब नष्ट करके कारखाना बना देते हैं. मग प्राणी राहणार कुठे? और आले आपल्या वस्तीत. ये सब अपनी बस्ती में आ गए हैं. जब हम इतना सब कर लेते हैं तो वो अपनी बस्ती में आ जाते हैं. कहाँ जाएंगे? कहाँ? सब पर तो हमने कब्जा कर लिया है ना. जंगले तोडली, झाडे तोडली, जंगल नष्ट केले, टेकड्या सपाट केल्या, आणि आपले घर आपण जंगल तोडून तिथे बांधले, कारखाने वगैरे उभारले. तर जंगलातील प्राणी कुठे जाणार? जंगल के जानवर भला कहाँ जाएंगे? इसलिए म्हणून अधून मधून ते येतात आपल्या बस्तीत. कभी कभार अपने बस्ती तक चले आते. पण बाबा, झाडापासून माणसाला खूप फायदे होतात. तो रोहन क्या कहता है? पर बाबा, झाड़ों से तो इंसान को बहुत फायदा है. हो ना, हा ना. म्हणून तर इथं झाडा सुद्धा खूप प्रमाणात तोडली जातात. तो बाबा क्या कहते हैं? हाँ ना, सही है ना. तभी तो झाड़ों को बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा जा रहा है. जशी चंदनाची झाडे किंवा इतर इमारतीत लाकूड, साग, देवदार आणि बरीच काही यांचा उपयोग जाळण्यासाठी, फर्निचरसाठी, बांधकामासाठी बांधकामासाठी होतो. जसजशी लोकसंख्या वाढते, माणसांच्या दैनंदिन गरजा वाढतात. देखो बच्चों, बाबा जो है उसको समझा रहे हैं रोहन को. क्या कहते हैं कि देखो, झाड़ा सुद्धा खूप प्रमाणात तोडली जातात, क्योंकि झाड़ बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर तोड़े जाते हैं. चंदन की झाड़ें होती है, चंदन के झाड़ जो खुशबूदार झाड़ रहता है बच्चों, और इतर इमारती लाकूड, इमारत बांधने वाली, जिस ऐसे लकड़े जिनसे इमारतें बांधी जाती है, और साग, देवदार, ये तमाम लकड़ों से इमारतें बनाई जाती हैं, और बरीच का ही, और बहुत सारे. तो इसी तरह ये सब उपयोग में लाए जाते हैं, सब इस्तेमाल में लाए जाते हैं. तर जाळण्यासाठी, जलाने के लिए भी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है. फर्नीचरसाठी, यानी कि लकड़ी के सामान, फर्नीचर वगैरह, इनका भी सब इस्तेमाल होता है. जशी लोक संख्या वाढते, जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ रही है, तशी माणसाच्या दैनंदिन गरजा वाढतात. रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो भी बढ़ जा रही है. चैनीच्या वस्तूंची आवड वाढते. जो हमको आरामदायक चीज बनती है, जो सुकून मिलता है, ऐसी चीजें, ऐसे आराम की, जैसे फर्नीचर है, लकड़ी के सामान है, ये सब चैन की वस्तु है, आराम की वस्तु है. तो जो इस्तेमाल करने लायक है, ये सब चीजों की बढ़ जाता है, सब इंटरेस्ट हमारा बढ़ता है उस तरफ, जरूरत बढ़ जाती है. तशी जंगलातील झाडे तोडली जातात. तो वैसे वैसे जंगल के झाड तोडे जाते हैं. अशा प्रकारे जंगल नष्ट झाली
की प्राणी पक्षी यांचे राहण्याचे ठिकाण, त्यांचे खाद्य कमी होते। तो क्या सिखा रहे हैं बाबा कि अब हम ये सब चीजें हम तोड़ लेंगे, जंगल तोड़कर अपनी चैन की चीजें बना लेंगे, आराम का चीजें बनाएंगे, तो जंगल खत्म हो जाएंगे, प्राणी वगैरह पक्षी वगैरह के रहने के ठिकान खत्म हो जाएंगे, इनके खाने की कमी हो जाएगी। खाद्य का मतलब होता है उनका अनाज वगैरह, जो फल फ्रूट जंगली वो लोग खाते हैं, जो पत्ते वगैरह खाते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। एखाद्या प्रकारच्या प्राण्यांची किंवा पक्ष्यांची संख्या जरी कमी झाली तरी त्यांचा परिणाम संपूर्ण सृष्टीवर होतो। और क्या बोल रहे हैं कि एक किस्म के जो जानवर है वो कम होते हैं, बहुत सारी नस्लों के जानवर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इनके कमी की वजह से भी संपूर्ण सृष्टिवर, पूरे निजाम पर, पूरे निसर्ग पर, कुदरत पर इसका असर पड़ता है। कारण त्यांची एक नैसर्गिक अन्न साखळी असते, क्योंकि इनकी एक अन्न साखळी एक कुदरती, नैसर्गिक का मतलब होता है कुदरती, अन्न साखळी मतलब अनाज, फूड चेन जिसको कहते हैं, असते आणि पूर्णपणे संतुलित असते। और ये पूरी तरह जो है सृष्टि से संतुलित रहता है। जो निजाम जो रहता है, कुदरती निजाम, ये एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। संतुलित असने मतलब बैलेंस करना, बराबर बैलेंस्ड है सब, पूरा हमारा निजाम, कुदरती निजाम पूरा बैलेंस है, पूरा एक दूसरे पर डिपेंड है। तो अन्न साखड़ी एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ये जो है तुम लोग देखो बच्चों, ये देखो ये अन्न साखड़ी है कि कौन किसको खाता है। तो ये अनाज की जो चैन है, ये जो खाने की जो चैन है, वो भी कम हो जाएगा, तो बैलेंस खत्म हो जाएगा। हो बरोबर, हाँ बराबर, वाघ हरणावर अवलंबून असतो। तो जो क्या कहता है रोहन, हाँ हाँ बरोबर है। जो वाघ है, शेर जो है वो हरण पर डिपेंड होता है। हरण को खाता है ना शेर, हाँ, तो शेर हरण पर डिपेंड होता है। जब तक कि वो हरण को खाएगा नहीं या कोई जानवर खाएगा नहीं तो उसका पेट नहीं भरता है। जंगल इस तरीके से है कि वहाँ हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड है, या हम भी, हमारा माहौल जो है, हम सभी एक दूसरे पर अवलंबन है, निर्भर है। तो अवलंबन का मतलब मुनहसर, उर्दू में जिसको कहेंगे, हम एक दूसरे पर मुनहसर है। हरिण गवतावर अवलंबन असते, जैसे वाघ जो है, जंगल का जो शेर है, वो हरिण के ऊपर डिपेंड रहता है, और हरिण जो है गवत पर डिपेंड रहती है, घास पर। ये देखो ये घास, हरण जो है घास खाती है और हरण को शेर खाता है। जर गवत कमी झाले, अगर घास कम हो गया तर वाघांची संख्या कमी होईल। हो ना बाबा, यानी देखो घास ही कम हो गया तो हरण क्या खाएगा। अब हरण अगर घास नहीं खाएगा तो वो मरेगा, अगर वो नहीं रहेगा तो उसको शिकार करने वाला शेर कहाँ से, शेर का पेट कैसे भरेगा, और फिर शेर की संख्या कम हो जाएगी। इस तरीके से माहौल में बैलेंस बिगड़ेगा। अगदी बरोबर हो रोहन, हाँ रोहन बिल्कुल सही है। आणि तसेच वनस्पतीवर किडे अवलंबून असतात, और वैसे ही जो हमारा वनस्पति घास फूस जो होता है, वो कीड़े उस पर डिपेंड रहते हैं। कीड़े का मतलब होता है वनस्पति, मतलब झाड़ वगैरह, बेलें वगैरह, और कीड़े जो रहते हैं उसके अंदर पलते फूलते हैं वो कीड़े, ये झाड़ों पर डिपेंड रहते हैं। किड्यावर बेडूक, बेडकावर साप आणि सापावर घार। तो जैसे कीड़े घास पर डिपेंड रहते हैं, घास खाते हैं, ये कीड़ा घास खाता है, कीड़ों को बेडूक खाता है। बेडूक का मतलब होता है मेंढक, और मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है, और सांप को कौन खाता है, घार। घार का मतलब होता है चील, घार का मतलब होता है चील, ये चील खाती है। तो इस तरीके से ये एक किस्म का अन्न साखड़ी है, ये सब एक दूसरे को खाते हैं, और फिर ये जो फूड चेन बनता है, इसी से माहौल बैलेंस रहता है। हो, आणि या अन्न साखळीतला एक घटक जरी कमी झाला, ये जो हमारा अन्न साखड़ी है, ये जो गिजाई जंजीर जिसको उर्दू में कहते हैं, फूड चेन, गिजाई जंजीर, इसमें से एक घटक भी कभी कम हो गया तो समझ लो कि हमारा जो है वो संतुलित बैलेंस जो है, जो संतुलन है, वो खत्म हो जाएगा, उसमें हलचल हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका परिणाम सीधा सृष्टिवर होता है। तो वही यहाँ बाबा आखिरी में कहते हैं कि हो, आणि या अन्न साखळीतला एक घटक जरी कमी झाला, एक हिस्सा भी कम हो गया,
किंवा जास्त झाला या ज्यादा बढ़ गया तरी संपूर्ण अन्न साखळीचा तोल जातो. तोल का मतलब बैलेंस, तवाजुन, तवाजुन बिगड़ जाता है. त्यांचा परिणाम सृष्टिवर होतो और उसका परिणाम कहाँ होता है? पूरे कुदरती निजाम पर होता है. इस तरीके से रोहन को बाबा समझा रहे हैं. रोहन म्हणतो, पण मग यावर काही उपाय नाही का? तो क्या इस पर कुछ उपाय नहीं है क्या बाबा? अरे म्हणून तर जैवविविधतेच्या संरक्षणाचा करार वसुंधरा परिषदेमध्ये करण्यात आला. तो रोहन के बाबा क्या कहते हैं? कह रहे हाँ, क्यों नहीं हुआ? जैव विविधतेच्या संरक्षणासाठी. जैव विविधता का मतलब होता है अलग अलग किस्म के जानदार, विविध प्रकारचे सजीव प्राणी, अलग अलग किस्म के जो जानदार हैं इनकी सुरक्षा के लिए. संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा के लिए, संभालने के लिए एक मुआहदा किया गया है जिसका नाम है वसुंधरा परिषद. वसुंधरा परिषद में इसका करार किया गया था. ब्राझील मध्ये 1992 साली या परिषदेत अनेक देशातील प्रतिनिधींनी जैवविविधता संरक्षण करारावर सह्या केल्या. दुर्मिळ जातींच्या सजीवांच्या संरक्षणाचे उपाय केले. क्या कह रहे हैं बाबा? जैव विविधतेच्या संरक्षणासाठी मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की हिफाजत के लिए, संभालने के लिए वसुंधरा परिषद में एक करार पास किया गया, एक मुआहदा पास किया गया है जो ब्राजील में हुआ था 1992 में, 1992 साली. तो इस परिषद में, इस कमेटी में, इस अदारे के जरिए अनेक देशातील प्रतिनिधींनी, बहुत सारे देशों के नुमाइंदे, प्रतिनिधि का मतलब होता है बहुत सारे देशों के नुमाइंदे, इन्होंने जैव विविधता संरक्षण करारावर, इस मुआहदे पर सिग्नेचर किया था. सह्या केल्या होत्या मतलब दस्तखत किए थे. दुर्मिळ जातींच्या सजीवांच्या संरक्षणाचे उपाय केले. और क्या किस किस्म का मुआहदा हुआ था? कि जितने भी दुर्मिळ जाति के जानवर हैं, दुर्मिळ जाति मतलब जो पूरी आसानी से जो जानवर नहीं मिल पाते, जिनकी संख्या कम होने लगी है, ऐसे जानदार को दुर्मिळ जाति के जानवर कहते हैं. तो ऐसे जानवरों की बचाव के लिए ये परिषद का निर्माण किया गया था और इस पर बहुत सारों ने इस करार को मनवाया गया था और इस करार में बहुत सारे देशों के नुमाइंदों ने साइन किया था. तो बच्चों अब देखो यहाँ पर दुर्मिळ जातींचे सजीव म्हणजे काय? रोहन असे म्हणतो. रोहन प्रश्न करतो पुन्हा पुन्हा आपल्या बाबांना. आता त्याने काय प्रश्न केले? दुर्मिळ जातींचे सजीव म्हणजे काय? दुर्मिळ जो मुश्किल से मिलते हैं ऐसे जानदार यानी क्या? क्या कहते हैं बाबा? दुर्मिळ जातींचे सजीव ज्या वनस्पती किंवा प्राण्यांच्या प्रजातींचा ऱ्हास होत आहे, त्यांची संख्या कमी कमी होत आहे, त्यांना दुर्मिळ सजीव असे म्हणतात. क्या बोले बाबा ने? कि दुर्मिळ जातींचे सजीव म्हणजे बहुत मुश्किल के, कम याब जिसको कहेंगे, जो बहुत मुश्किल से दस्तयाब होते हैं, बहुत कम पैमाने पर वो जंगलों में रहते हैं, उनकी नस्लें खत्म होने लगी है, ऐसे जानवरों को दुर्मिळ जाति के जानवर कहते हैं जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं. तो ऐसे जो जानदार हैं, सजीव का मतलब जानदार, या ऐसे वनस्पति, ऐसे झाड़े बेले, ऐसे नबातात किंवा प्राणी, जानवर जो प्रजातींचा ऱ्हास होतो, जिनकी नस्लों का और भी जो किस्म किस्म के जाति के नस्ल के जो उनके अलग अलग, एक ही नस्ल के अलग अलग जो जात है, अलग अलग जानवर हैं, उनका खात्मा होने लगा है. ह्रास होने लगा मतलब खत्म हो रहे हैं, वो नष्ट हो रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं. हम देखेंगे जू में जंगली जानवर बहुत कम से कम दिखाई देते हैं, अलग अलग किस्म के जानवर भी अब दिखाई ही नहीं देते. तो ऐसे जो वंश रहते हैं, ऐसे जो नस्ल के जाति रहते, उनको परजाति ऐसे कहते हैं. तो ये खत्म हो रहे हैं जानवर, त्यांची संख्या कमी कमी होत आहे. उनकी जो संख्या है, उनकी जो तादाद है, ये कम हो रहा है. त्यांना दुर्मिळ सजीव असे म्हणतात. समजले?
इनको दुर्मिळ सजीव कहते हैं. दुर्मिळ सजीवांना संरक्षण कसे देणार. अब रोहन ने और एक सवाल किया कि ऐसे सजीवों को, ऐसे जानवरों को हम सुरक्षा कैसे दे सकते हैं, यानी कैसे हम उनकी हिफाजत कर सकते हैं. त्यासाठी तर काही कायदे करण्यात आले आहे. तो उनके लिए तो कायदा बनाया गया है ना. बाबा क्या कह रहे हैं कि इनके लिए नियम रूल्स बनाए गए हैं कि हम इन जानवरों को कैसे संभालें. राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. क्या क्या बनाया गया है. राष्ट्रीय उद्याने. राष्ट्रीय उद्याने का मतलब होता है कि जहां पर जंगली जानवरों को हिफाजत से रखा जाता है. पशु पक्ष्यांसाठी सुरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर, जू, पार्क जिसको कहेंगे, जहां पर जानवरों को हम देखने जाते हैं, खास करके जू वगैरह जहां पर जानवरों की हिफाजत की जाती है. मुख्तलिफ किस्म के नस्ल के जानवर वहां पर रखे जाते हैं. अभयारण्य, और अभयारण्य का मतलब, अभयारण्य मतलब एक ऐसी खुले जंगलात जो इंसानों की नजर में रहते हैं, उनकी हिफाजत की जाती है और वहां पर बिना डरे आसानी से जंगली जानवर वहां पर घूम फिर सकते हैं, उसको अभयारण्य कहते हैं. थोड़ा सा फर्क है बच्चों. राष्ट्रीय उद्यान मतलब यहाँ पर भी जंगली जानवर होते हैं, चिड़ियाघर पिंजरे में कैद रहते हैं. अभयारण्य मतलब यहाँ पर भी जंगली जानवर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जानवरों में अभय होता है. जानवर यहाँ पर ऐसे जंगलों में जानवर बिना डरे इधर उधर घूम फिर सकते हैं. बहुत ही खुली जगह में उनको घूमने फिरने की पूरा वो बनाया जाता है. और इस तरीके से इसलिए उसको अभयारण्य कहते हैं, जो खुले में दिखाई देते हैं सब जानवर घूमते फिरते. और राष्ट्रीय उद्यान जो है वो चिड़ियाघर को कहते हैं. संकटग्रस्त किंवा दुर्मिळ होत चाललेल्या प्रजातींच्या संवर्धनासाठी खास प्रकल्प तयार केले. और क्या किया है सरकार ने, संकटग्रस्त मतलब जो मुश्किल में पड़ जाते हैं, बहुत ऐसे जानवर जो कभी किसी के शिकार हो जाते हैं और उनकी संख्या कम होने लगती है. और जो दुर्मिळ का तो मैं मतलब बताई हूँ, मुश्किल से मिलने वाले जानवर, उनकी नस्लें प्रजात्यांचे संवर्धनासाठी, उनकी हिफाजत के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनको पालन पोषण करने के लिए, उनके वाढ करने के लिए प्रकल्प तयार केले आहे. कुछ प्रोजेक्ट भी सरकार ने बनाया है. बियाणे पेढ्या व गुणसूत्र पेढ्या अशा शास्त्रीय आधुनिक प्रयोगाद्वारे जैवविविधतेची जपणूक करण्यात येते. और क्या कहा गया बच्चों, देखो उन्होंने और क्या समझाया कि बियाणे पेड़िया, ऐसे बहुत सारे बीजे वगैरह भी संभाल कर उनका संग्रह किया गया है, एक स्टोर किया गया है, ताकि उस ज़्यादा से ज़्यादा जंगल किस्म किस्म के झाड़ वहाँ पर रुक सके, जंगल को बढ़ावा मिले. और गुणसूत्र पेड़िया, और कुछ ऐसे क्या बोलते हम जिसको क्रोमोसोम कहेंगे बच्चे लोग, साइंटिफिक कुछ तरीके से, जो साइंसी तरीके से नए नए नस्लों के जानवर पैदा किए जा रहे हैं बच्चों. तो जो जिसमें साइंस का बहुत बड़ा हाथ है. आजकल साइंटिफिक तरीके से नए नए नस्लों के जानवर पैदा किए जाते हैं, इस पर प्रयोग चल रहा है. तो अशा शास्त्रीय आधुनिक प्रयोगामुळे जैवविविधतेची जपणूक करण्यात येते. तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रीय मतलब एक टेक्नोलॉजी के जरिए से कुछ ऐसा क्या कहेंगे उनको कि नए तरीके से कुछ नए जानवर बनाए जाते हैं. जैसे आज मैं बताऊं, जैसे जापान में सफेद मोर का निर्माण हुआ बच्चों, तो ये साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था एक मोर. वरना मोर तो 2-3 किस्म के कई रंगों के होते हैं, लेकिन सफेद पर वाले बिल्कुल सफेद अक्सर करके चिड़ियाघरों में ऐसे मोर दिखाई देते हैं, जिसका जापान में जिसका निर्माण किया गया था. ये बिल्कुल साइंसी तरीके से उसको नई नस्ल दी गई थी. तो ऐसे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं जानवरों को, पशुओं को और जंगलात को हिफाजत के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं. रोहन म्हणतो, हे छान झाले, ये तो अच्छा हुआ, मग अभयारण्य म्हणजे नक्की काय. मुझे अभी भी नहीं समझा अभयारण्य म्हणजे काय. हे बघ. तो रोहन के बाबा कहते हैं, अभयारण्य के मतलब बताने लगे कि देख, हे बघ, जैवविविधता टिकवण्यासाठी
जानदारों के जो मुख्तलिफ जानदार है उनकी हिफाजत के लिए, उनको टिकाने के लिए काही भाग हा राखीव जैव विभाग म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. जंगल के कुछ हिस्सों को हिफाजत से रख दिया जाता है, उनकी हिफाजत की जाती है, कुछ हिस्सों को सुरक्षित कर लिया जाता है. जंगल बहुत बड़ा होता है बच्चों, लेकिन जहां जहां पर भी जंगली एरिया रहता है, जंगलात का एरिया रहता है, वहां के जंगल ही के कुछ हिस्सों को राखीव कर लिया जाता है, सुरक्षित कर लिया जाता है. और घोषित करना मतलब ऐलान कर देना कि हाँ भाई, यहाँ पर जाहिर कर दिया जाता है कि इतने हिस्से में, इतने एरिया में यहाँ पर जंगली जानवर रखे जाएंगे, ताकि वहां पर कोई शिकार ना कर सके, ना ही वहां पर कोई अपना कोई घर बना सकता है, ना कोई वहां पर कोई रास्ते वगैरह निकाल सकते हो. पूरा टोटली जंगल को जूकतू इंसानों की अपने हिफाजत में, मतलब अपने नजर में, सरकार की नजर में उसको घोषित किया जाता है. इसी और जहां पर जानवर आजादी से घूम फिर सकते हैं, ऐसे जगह लाकर जानवरों को खास पाला पोसा जाता है, उसी को कहते हैं अभयारण्य. तर रोहन म्हणतो आणि राष्ट्रीय उद्यानात काय करतात. अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान में क्या करते हैं, जो चिड़ियाघर जो होता है, जो जू होता है, जो पार्क होता है, वहां पर क्या करते हैं. राष्ट्रीय उद्यानात सुद्धा दुर्मिळ जातींच्या सजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाय केले जातात. क्या कहते हैं बाबा कि वहां पर भी राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, जो नेशनल पार्क होते हैं, जहाँ पर जू वगैरह जिसको कहते हैं, चिड़ियाघर, तो वहां पर भी दुर्मिळ जाति के जानवरों की हिफाजत की जाती है, वहां पर भी ऐसे जानवर रखे जाते हैं. या शिवाय इसके अलावा वनस्पति शास्त्रीय बागा व प्राणी संग्रहालय यात सुद्धा अभयारण्यासारखेच सजीवांना संरक्षण दिले जाते. और क्या कहा उन्होंने कि नेशनल पार्क में भी ऐसे जो मुश्किल से मिलने वाले, मुश्किल से दस्तयाब होने वाले जो जानवर रहते हैं, उनको रखा जाता है. और इसके अलावा नेशनल पार्क में जो नए नए किस्म के बेलें होती हैं, झाड़ होते हैं, ऐसे झाड़ों के भी, ऐसे नबातात के भी बाग लगाए जाते हैं. और प्राणी संग्रहालय, वहां पर जानवरों की नुमाइश के तौर पर वहां पर लगाए जाते हैं. वहां पर जानवरों को पिंजरों में रखा जाता है. प्राणी संग्रहालय मतलब चिड़ियाघर, जहाँ पर जानवर बहुत सारे एक साथ दिखाई देते हैं. तो यहाँ पर भी यात सुद्धा मतलब इसमें भी अभयारण्य सारखेज, जैसे अभयारण्य में जैसे उस जंगल में हिफाजत की जाती है, यहाँ पर भी वैसे ही संरक्षण दिया जाता है. ये सब सरकारी काम होते हैं बच्चों, जहाँ पर एक साथ जानवरों की हिफाजत अच्छे से होती है. आगे बढ़ते हैं. रोहन, हो बाबा, आपण सर्वांनी जर नियमांचे आणि कायद्याचे पालन केले तर प्राणी, पक्षी, झाडे यांचे संरक्षण होईल. क्या कहता है रोहन कि हाँ बाबा, अपन सर्वांनी जर नियमांचे आणि कायद्यांचे पालन केले, हम अगर उसूलों का अच्छा सही इस्तेमाल किया, रूल्स से हम चले, तर हर प्राणी, हर जानवर, पक्षी या झाड़ जो भी है, सर्वांचे संरक्षण होईल, सभी की हिफाजत अच्छे से हो सकती है. कारण निसर्गातील इतकी विविधता पाहिली की किती छान प्रसन्न वाटते. ये कुदरत की इतनी ढेर सारी चीजें, ये कुदरती जो चीजें हैं, इसको देखो, इसमें अलगावपन जब हम देखते हैं, अलग अलग किस्म की चीजें देखते हैं, तो कितना अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है. प्रसन्न वाटते मतलब खुशी महसूस होती है ऐसे कुदरती चीजों को देखकर. झाडामुळे औषध, मसाल्यांचे पदार्थ, मेण, लाख, राड़, मध या वस्तु तर भरपूर मिलतीलच. अब झाड़ों से दवाइयाँ मिलती हैं, औषध, मसाले वगैरह मिलते हैं. मेण का मतलब होता है मोम. लाख, ये एक किस्म का जेवर भी बनाते हैं इससे. देखो, लाख के कड़े वगैरह होते हैं, वो नर्म रहता है, जब सूखता है तो कड़क होता है. लाख जो एक किस्म का पदार्थ है, ये भी जंगल से मिलता है. राड़, गोंद वगैरह, मध, शहद या वस्तू तर भरपूर मिळतील, ये सब चीजें तो जंगल से मिलते हैं. पण प्राण्यांचे नैसर्गिक घर म्हणजे जंगल सुद्धा टिकतील. आणि मग एक दिवस खरोखरच गाण्यात म्हटल्याप्रमाणे प्राण्यांची सभा भरेल. तो रोहन क्या कहता है बच्चों कि इतनी ढेर सारी चीजें तो हम जंगलों से ले लेते हैं, ये सब कुछ तो ये किसके लिए है, हमारे ही लिए है. लेकिन जब हम इन तमाम चीजों को पाने के लिए जंगल को भी हिफाजत करेंगे, जंगल सुद्धा टिकतील, जंगल भी सही तरीके से टिकेंगे, तब सचमुच एक दिन ऐसा आएगा, खरोखरच एक दिन
ये गाणं सच हो जाएगा कि प्राण्यांची सभा भरेल, यानी प्राण्यांची भरली है ना, हम पहले में स्टार्टिंग में पढ़े थे, शेपटी वाली प्राण्यांची भरली होती सभा पढ़े थे ना वो। तो वो जो रोहन है बाकायदा अपने बाप को भी उसको समझ में आ गई बात, और वो बता रहा है कि सचमुच एक दिन ऐसा आएगा जब हमको ये तमाम जानवर दिखेंगे और इनके गाणे हमको सुनने में सचमुच मिलेंगे, आणि त्यांचे संरक्षण केल्याबद्दल आपल्या आपल्याला धन्यवाद देतील, हो ना। और क्या कहता है रोहन कि वाकई जब हम उनकी हिफाजत करेंगे, हम उनको संरक्षण देंगे, तो नक्की वो हमारा धन्यवाद करेंगे, यानी हमारा आभार मानेंगे, हमारा एहसान मानेंगे। रोहन हो नक्की, रोहन कहता है हाँ सचमुच बिल्कुल सही। तो बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कि इस सबक में पर्यावरण की हिफाजत के लिए रोहन और उसके बाबा के माध्यम से संवाद हमने सुने हैं। ये सब कुछ हमको भी समझना है और हमारे माहौल की हिफाजत करने का जिम्मा उठाना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।